Hello everyone, a very cheerful good morning to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in this live session of Adda 24/7. So दोस्तों CSIR जहाँ पर आपके पास दो वैकेंसीज निकली हैं, मतलब दो है ना, जिसके अंदर सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आपके सामने है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आपके सामने है. सो आप में से काफ़ी सारे लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, है ना. कुछ को थोड़ा सा और पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लें. सो देखिए, हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन जब हमारे सामने होता है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम हमेशा आप लोगों को 4 स्टेप्स बताते हैं, सिंपल सी. ठीक है कि भाई कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आपके पास आता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ का हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जाम में आपको सिंपल से 4 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उस एग्जामिनेशन का सिलेबस, राइट. ठीक है, क्योंकि हमें खुद को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें कैपेबल हूँ या फिर नहीं हूँ, राइट. तो पहले आपको उस एग्जामिनेशन का सिलेबस एक बार देख लेना चाहिए, है ना. सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको दे दिया जाता है नोटिफिकेशंस में, है ना. और अगर नहीं दिया जाता तो हम आपको बता देते कि भाई इस एग्जामिनेशन का ये सिलेबस है. तो सबसे पहला काम होता है उस एग्जाम का सिलेबस देखना. सिलेबस देखने के बाद में आप डिसाइड करोगे कि यार मुझे इस एग्जाम में अपेयर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात ये भी रहती है कि मेरे पास इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना बचा है. ये पहले वाले पार्ट का पार्ट है कि मेरे पास टाइम ड्यूरेशन कितना बचा है. क्या इतने टाइम ड्यूरेशन में इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इसको कवर कर लूँ अच्छे से. तो पहला तो ये हो गया. सेकंड होता है आपके पास में क्या कि उस एग्जामिनेशन के PYQ देखना, है ना. देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता होता है, उससे आपको आइडिया लगता है कि यार इस एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे. इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह की थी, इसमें जो ऑप्शंस थे बेसिकली वो किस तरह के दिए हुए थे, है ना. क्योंकि जो आपका GA वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, तो वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैटिक का पार्ट ज़्यादा था या फिर नहीं था उसके अंदर. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती है PYQ पेपर, क्वेश्चन पेपर के थ्रू. 2 हो गए. अब तीसरा होता है कि हमें इस प्रिपरेशन अपनी किस तरह से करनी है ना. कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है या फिर मुझे सपोर्ट स्टडी चाहिए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट करना है या फिर मैं कहीं से किसी और मतलब ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ. ये तीसरा ऑप्शन होता है. और जब आप रिसर्च कर लो, सेलेक्ट कर लो कोई भी आप, क्या मुझे ऑनलाइन करनी है या फिर ऑफलाइन करनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है. और उसके बाद में फोर्थ रहता है कि बस अब लगे रहो. पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद में लग जाओ बस, है ना. तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले. अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसी पर डिस्कशन करेंगे आज थोड़ा सा. सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज क्या है, विंटर की सेल चल रही है अड्डा 24/7 के सारे महापेक्स के ऊपर, है ना. तो अगर आप लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, है ना, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर करने वाले होंगे 2024 में. तो अगर आपका एग्जाम मतलब आपका टारगेट है कि 2024 में मैं इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ या फिर ये एग्जाम मुझे निकालना है ना, तो अड्डा 24/7 पर ये जो सेल चल रही है इसका आप यूज़ करें. क्योंकि 77% के साथ साथ 1% का एडिशनल आपको एप्लीकेशन ऐप के थ्रू मिलेगा, है ना. तो 78% का डिस्काउंट हो जाएगा. तो 78% का तो वैसे डिस्काउंट हो गया फ्लैट, है ना. उसके बाद में आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी. बट रेफरल कोड दोस्तों आपको ध्यान रखना है Y710. इस रेफरल कोड को आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं. क्या रेफरल कोड है आपका? Y710 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. इस रेफरल कोड को यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, है ना. और 2024 का कोई भी एग्जाम टारगेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है. क्योंकि 12 मंथ के लिए अगर लोगे तो 24 मंथ के लिए आपको ये मिल जाएगा कोई भी वहाँ पे एक, ठीक है. सो CSIR की प्रिपरेशन के अंदर हमें क्या क्या करना है वो देख लेंगे, ठीक है. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, ठीक है. जहाँ पर सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आपके पास दोस्तों आई है ना. और नंबर ऑफ पोस्ट तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो है कितनी है, 444 वैकेंसीज है हमारे पास, ठीक. और अगर बात कर ले कि एप्लीकेशन वाली, है ना, तो देखो लास्ट डेट जो है इसका ऑनलाइन सबमिशन का वो आपका कितना रहेगा, 12 जनवरी. तो उसके पहले ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपने लेट मत करिएगा ज़्यादा, ठीक है. उसके अलावा दोस्तों यहाँ से अपन कहानी शुरू करते हैं आज की. देखिए, सबसे पहली बात तो आपको इसका पूरा का पूरा क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन पैटर्न दे रखा है ना. क्लियर, एग्जामिनेशन पैटर्न देखकर आपको मार्क्स दे रखा है कितना क्या है किसके लिए. सो देखिए, इसमें आपका 3 पेपर्स तो होने वाला है मेनली, है ना. पेपर 1 हो गया आपके पास, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया. और उसके साथ साथ ही आपके 2 ऑप्शन मतलब 2 स्टेप्स और हैं इसके अंदर, ठीक है. एक इंटरव्यू का है और CPT का है, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट. अच्छा, इंटरव्यू जो है वो सिर्फ किसके लिए है, इंटरव्यू कैरिंग 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर. तो अगर आप सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू मैटर करेगा आपका, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा. और वैसे CPT आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये 100 मार्क्स का आपका रहेगा. और ये किसके लिए, सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए. तो इन दोनों को भी आप स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना. और आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल बी कॉमन
एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, मतलब आप लोग असिस्टेंट की पोस्ट पर जाओ या फिर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर जाओ, है ना, दोनों के लिए ये तीनों पेपर क्या कॉमन है आपके पास में। अब देखिए अगर आप पेपर 1 की अगर बात कर लोगे तो पेपर 1 के अंदर आपके पास क्या है कि जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन है बेसिकली, ठीक है। सो देखो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करोगे आप लोग तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, क्या होंगे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास में। अब 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो देखो इसमें कोई लेवल ये मत सोचना कि यूपीएससी या फिर एमपीएससी लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर बनेंगे। उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर है ना, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं थोड़ी सी इन सब चीज़ों को लेकर, है ना। लेकिन जो बच्चे जैसे बैंकिंग वाले बच्चे हैं या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा पार्ट, ये वाला पार्ट तो सही है, लेकिन जब वो थोड़ा सा और इसके अंदर जाएंगे, अभी सिलेबस अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या है, तो कुछ कुछ काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए नहीं रह जाती उसमें, है ना। तो क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ नहीं रहेगी उसमें, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ नहीं रहेगी इसके अंदर आपके पास। तो इस बात का ध्यान रखना कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ नहीं बनेंगे, ना तो कुछ ऑप्शन ऐसे बनेंगे कि जो आप लोग पिकअप नहीं कर पाओ उसको। अगर आप एक दो बार रीड कर लोगे अच्छे से प्रॉपरली, है ना, तो इनको कर पाओगे। देखो यार एग्जामिनेशन में वैसे देखा जाए तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं अपने पास, है ना। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो फेब के आसपास कहीं ना कहीं है। अब फेब में टेंटेटिव बोल रखा है, फेब में कब होगा ये पता नहीं है ना। सो जनरल अवेयरनेस को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसके अंदर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, तो 1/3 की तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, है ना। तो इसमें किस तरह के पार्ट से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और किस तरह से आपको करना चाहिए वो भी देखेंगे हम लोग। और बात करें इंग्लिश लैंग्वेजेस की, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन जो है आपका, ये आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें भी रहने वाली है ना। सो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 150 मार्क्स हो गए, लेकिन टाइम ड्यूरेशन अगर देखोगे तो 120 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। मतलब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग काम करेगी कि आपने जो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, मतलब जो आपने पढ़ रखा है बेसिकली। और इस एग्जामिनेशन में दोस्तों देखो ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना, वो रहेगा आपके पास क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ रहे, क्योंकि थ्योरी अगर पढ़ने बैठोगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं कि इसमें थ्योरी हम लोग पढ़ पाएं। क्योंकि देखिए अगर आपको ये पेपर 1 का सिलेबस अगर दिखा देना एक बार कि पेपर 1 अगर देखोगे सर, तो पेपर 1 के अंदर अगर जनरल अवेयरनेस की अगर बात कर लें, पेपर 1 के अंदर अगर जनरल अवेयरनेस की अगर बात कर लें, देखो हमेशा ध्यान रखोगे जनरल अवेयरनेस का मतलब सब आएगा उसके अंदर। जनरल अवेयरनेस अगर लिखा है तो सब आएगा उसके अंदर, है ना। करंट अफेयर्स अलग पार्ट है, जनरल अवेयरनेस एक अलग पार्ट है। जनरल अवेयरनेस अगर लिखा होता है तो उसमें सब आता है, उसमें करंट अफेयर्स भी आता है और दूसरे पार्ट्स भी आएंगे उसमें। जैसे इस पेपर में अगर देखोगे आप लोग तो इस पेपर में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, तो इसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो अब इनके लिए हमारे पास थ्योरी के लिए तो टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, है ना, कि बहुत ज़्यादा अपन को थ्योरी इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी, है ना, उतना टाइम तो हमारे पास नहीं बचा है। हाँ लेकिन हमें ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस दौरान हम चीज़ों को रिवाइज कर लें। मतलब रिवीजन का मतलब सिर्फ ये रहेगा कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, है ना। कुछ हमें ऐसे मतलब होता है ना शॉर्ट हैंड टाइप के कुछ नोट्स ऐसे मिल जाए कि जिसके थ्रू हम चीज़ों को पढ़ ले प्रॉपर तरीके से, है ना, ठीक है। और देखो ये 10 साल के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर बना देंगे, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर तो बनाएंगे नहीं। पेपर डिफिकल्ट कब बनता है, जब मान के चलो वो हर साल एग्जामिनेशन होता है तो उनको पता है कि इस साल हमने ये पूछा था तो अगले साल अपन ये पूछेंगे, है ना। लेकिन हाँ ये भी है कि 10 साल के बाद अगर एग्जामिनेशन हो रहा है सो पिछले वाला जो पेपर था ना उससे ज़्यादा रिलेट मत करिएगा, बट उतना देख लीजिएगा एक बार कि यार उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली, हम हमारी जो जितनी भी फैकल्टीज उन्होंने जो प्लानिंग करी है इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, उन्होंने इसी तरीके करी है कि इतने कम टाइम में बच्चों को किस तरह से चीज़ें हम प्रोवाइड करें ताकि वो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, राइट। तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं यार सेल्फ स्टडी से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत सारा पार्ट आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर, वो अभी आपको दिखा देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी और गवर्नेंस सोशल जस्टिस। अब देखो वैसे तो ये अगर इस पार्ट को अगर बात कर ले पॉलिटी वगैरह की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह की, सो इसमें बुक्स वगैरह आपको रिकमेंड किया जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक कोई बुक पढ़ ले प्रॉपर तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी यही है कि कोई हमें अगर एक्सप्लेन कर दे चीज़ों को तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स ही प्रेफरेंस करना पड़ेंगे, नोट्स को प्रेफरेंस देना पड़ेगा ज़रूरी इस दौरान आपको, ठीक है। और करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो दोस्तों इसके लिए भी क्या करोगे आप लोग, इसके लिए भी आप लोग जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं, है ना, जैसे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर आपको फ्री में भी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड जो है करे जाते हैं, मंथली के होते हैं, है ना, और आपके पास वीकली होते हैं। तो उन करंट अफेयर्स को रिवाइज करो बार बार, है ना, उन करंट, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखो अगर आपने इसका सिलेबस अगर देखा ना दोस्त, सिलेबस अगर देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया
एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें दे रखी है ना, सारी की सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने सिलेबस के अंदर कि भैया सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में अगर देखोगे तो द हड़प्पा से शुरू हुआ इनका, है ना, नेचर एंड कॉज ऑफ द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स तक पहुंच गए हैं, है ना, राइज ऑफ न्यू नेशनलिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से बन सकते हैं वो हमें पता रहना चाहिए, और वो हमें कोई ना कोई एक मेंटोर अगर आपके पास होगा तो वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाएगा कि आप इसमें से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो, राइट। क्योंकि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ का एस्पिरेंट हो तो ये इन चीज़ों को पढ़ने में बड़ी मुश्किल होने वाली है आपको यार, ठीक है, क्योंकि ये हमने कभी पढ़ी ही नहीं होगी ना हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये एसएससी वाले बच्चे थोड़े पढ़ के रखे होते हैं या फिर यूपीएससी वाले बच्चे को भी पढ़ा हुआ था उनको, है ना। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई एक डेडिकेटेड मेंटोर की ही रिक्वायरमेंट है कि भाई इसमें से आपको बता पाए कि इसमें से क्या क्या आपको निकालना है, आपके काम का क्या है मेनली, ठीक है। और वैसा ही फिर अगर आप यहाँ देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तो आप देखोगे तो इतना सब कुछ दे रखा है। अब इतना सब कुछ में हम क्या क्या पढ़े सर, है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा कि एक मेंटोर अगर आपके पास है, कोई एक फैकल्टी आपके पास है, तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के आपको पढ़ाएगा अगर, ठीक है, क्योंकि कम टाइम ड्यूरेशन बचा है। तो इस कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर देखो ये नोटिफिकेशन के अंदर आपके पास 5-6 महीने का टाइम होता ना तो चीज़ें कुछ अलग होती, है ना। अगर 5-6 महीने का टाइम ड्यूरेशन देते तो चीज़ें कुछ अलग होती आपकी, लेकिन फिलहाल हमारे पास यार फेब का टाइम दे रखा है, तो दिसंबर तो गया, मतलब आज देखो आज कितना 16 हो गया आज, है ना, 16 हो गया, तो हाफ ये और अगला एक मंथ मतलब मुश्किल से मोटा मोटा भी अगर देखें तो 1.5 से 2 महीने का टाइम आपके पास है ना। और उस दौरान सेल्फ स्टडी से तो काम चलने वाला है नहीं, यहाँ पर आपको ज़रूरत है कोई ना कोई सपोर्ट स्टडी की अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो, ठीक है। उसी तरह से फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे करंट इवेंट्स की अगर बात कर ले, है ना, कि करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है कि नेशनल के अंदर अगर जाओगे तो नेशनल के इश्यूज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जुडिशरी, है ना, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट, उसके अलावा सोशल स्कीम्स, स्पोर्ट्स एंड न्यूज़, उसके अलावा कमिटीज़ एंड कमीशंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एक्सीडेंट एंड क्लाइमेट्स एंड फर्स्ट इन इंडिया, मतलब काफ़ी सारा पार्ट इसमें स्टैटिक वाला भी है ना, और करंट अफेयर्स वाला भी है। तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से कवर करना हो, और इसके अंदर भी सबसे सही तरीका जो होता है इसको कवर करने का भी वो होता है नोट्स, है ना। वो क्या होता है नोट्स, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इसमें नोट्स किस तरह से बना सकते हैं, और अगर आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम इसको कवर कर लोगे। सेम कहानी आपका इंटरनेशनल वाले पार्ट के साथ भी है कि यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ समिट्स और इवेंट्स, कितने समिट्स और इवेंट्स हैं कहाँ कहाँ पर, इंटरनेशनल अवार्ड्स कितने हैं, फर्स्ट इन वर्ल्ड्स, इंटरनेशनल लीडरशिप्स, ओके, उसके अलावा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपके पास है, इंटरनेशनल कमिटीज़ है एंड रिकमेंडेशंस हैं, ज्योग्राफिकल इवेंट अराउंड द वर्ल्ड वो कितने कितने हैं, वो सारे के सारा पार्ट्स इसमें भी आपको कवर अप करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें भी काफ़ी सारा पार्ट जो स्टैटिक वाला ही है ना, जो काफ़ी कुछ चेंज नहीं होता है, और करंट इवेंट्स इसके अंदर भी आपको कवर अप करने पड़ेंगे। और देखो ये सब ये करंट वाला जो पार्ट है ना, ये तो आपके हर एग्जामिनेशन में काम आएगा। वो अभी जो एग्जामिनेशन आप दोगे सीएसआईआर का, इसमें भी काम आएगा। अगर कोई बैंकिंग का दोगे, रेगुलेटरी बॉडीज़ का दोगे, एसएससी का एग्जामिनेशन दोगे, हर एग्जामिनेशन में ये तो कवर आएगा, मतलब ये तो काम आएगा, है ना, ये वेस्टेज नहीं होगा कभी भी, ठीक है। बस थोड़ा सा नया जो पार्ट है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी वाला पार्ट रहेगा, और ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला पार्ट रहेगा, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स वाला पार्ट रहेगा न्यू, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप इसी तरह से कवर करें कि यार हमें इनको ना ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से अगर करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने लिए, है ना, क्योंकि थ्योरी वाला टाइम अपने पास इतना बचा नहीं है अभी फिलहाल। बात कर ले अगर इंग्लिश लैंग्वेजेस की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी इन्हें प्रॉपर तरीके से दे रखा है, और आपको ये भी पता है कि जो पेपर 1 था इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इंग्लिश से। अब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे अगर इंग्लिश से, जिसके अंदर आपका कॉम्प्रहेंशन आपके पास है, डू इज डायरेक्टेड है आपके पास, प्रीपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शंस, मतलब सब कुछ उन्हें बाइफिकेशन करके दे रखा है इसके अंदर, राइट। सो देखो यहाँ पर ना एक तो थोड़ा सा आपका ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे, ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि आप ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, ओके, और प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये पार्ट आप आराम से कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपकी रीडिंग हैबिट प्रॉपर रहना चाहिए इसके अंदर, क्या रहना चाहिए, प्रॉपर आपकी रीडिंग हैबिट, क्योंकि जब रीडिंग हैबिट हमारी सही रहती है ना, हम जब प्रॉपर क्वेश्चन को जब रीड करते हैं या फिर कोई पैराग्राफ वगैरह रीडिंग करते हैं तो हमें समझ में जाता है कि इसके अंदर मिस्टेक क्या है, इसके अंदर गलती क्या है। तो थोड़ा सा आपको ग्रामेटिकल नॉलेज, उसके साथ साथ ही आपके पास क्या, आपकी रीडिंग हैबिट, बस उसके अलावा ज़्यादा इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। इसमें अच्छा आराम से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर भी अगर देखोगे ना इंग्लिश वाला पार्ट को, जैसे इंग्लिश वाला पार्ट यहाँ पे दिखाएं तो पूरा का पूरा वैसा ही कंडीशन आपको दे रखी है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, है ना। अब देखो ये एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपका रीडिंग से भी हो जाएगा, और थोड़ा सा ग्रामेटिकल हल्का फुल्का सा रहेगा तो आराम से कर लोगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपकी रीडिंग हैबिट से ही हो जाता है, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वाला, ठीक है, उसके अंदर आपको काम आएगी चीज़ें।
और ये ईडियम एंड फ्रेजेस वाला, है ना। तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा इसके अंदर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश भी अच्छे से कवर कर लोगे दोस्तों अगर थोड़ा सा मेहनत कर लो इसके ऊपर, है ना। इससे तो कम ही मेहनत करना पड़ेगी आपको इंग्लिश में, इस वाले पार्ट से यहाँ मेहनत कम ही करना पड़ेगी, है ना, और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे इसको। अगला जो पार्ट पेपर बनता है आपके पास कौन सा, पेपर 2। तो पेपर 2 को अगर देखें आप लोग तो पेपर 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, जो आपका 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और आपका 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, लेकिन इसमें मिनट्स कितने मिलेंगे, 150 मिनट्स मिलेंगे। और पेपर 2 का उन्होंने बाइफिकेशन कर रखा पूरा, है ना। और बाद में पेपर 3 जो आपके पास है वो किसका है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपके पास में। देखिए पेपर 2 का थोड़ा सा अगर अपन इधर देखें कि पेपर 2 का जो बाइफिकेशन कर रखा उन्होंने वो इस तरह से दिया हुआ है ना, कि पेपर 2 जो है आपका वो इस तरह से आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सबसे पहले आपका कौन सा है, रीजनिंग, मतलब जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग वाला पार्ट है एक तरह से, और ये अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, और ये जनरल साइंस वाला पार्ट। अब देखो ये जो पार्ट है ये तो आप आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। देखो रीजनिंग को थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर सीखने हैं, है ना, और उसके अलावा प्रैक्टिस कर लोगे आराम से रीजनिंग के अंदर अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स 25 आपके पास है। और आपको ये भी ध्यान रखना कि मिनट्स कितने थे हमारे पास, है ना, हमारे पास मिनट्स कितने थे, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, राइट। तो इस पार्ट में हमारी स्पीड मैटर करेगी, और क्वांट वाला पार्ट, तो क्वांट के अंदर भी दोस्तों आपकी स्पीड मैटर करती है। ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कुछ टाइम के अंदर प्रॉपर तरीके से कवर किए जा सकते हैं, कुछ टाइम के अंदर आप इनको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी इसके अंदर, और ये एग्जामिनेशन की डिमांड भी रहेगी भाई कि टाइमिंग आपको, नो डाउट कि अगर आप वर्किंग है तो तब तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको, लेकिन अगर आप एक एस्पायरेंट है कि आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो इसको निकालना ही है किसी भी तरह से, है ना, तो मान के चलो 7-8 घंटे तो कम से कम, ये मान के चलो कि 7-8 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। अब उसमें आप टाइम ब्रेक ले लेके बैठो किसी भी तरह से, लेकिन इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है और प्रिपरेशन भी उसी तरह से आपको करनी है ना। उसके अलावा फिर आपके जनरल साइंस, अब जनरल साइंस के अंदर वही सारा पार्ट रहेगा आपके पास यार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। तो जनरल साइंस में ये सारी की सारी चीज़ें से क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास। अब इनको आप पूरा डिटेलिंग के साथ तो देख नहीं सकते हो, इसके अंदर भी काम वही करेगा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, ठीक है, कि कोई भी एक बुक जो होती है उसके अंदर होते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन, जो इनकी जो बुक्स आती है मेनली, तो उसमें मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर लो, है ना। उसमें वो मान बोल सकते हो ना, रट्टे वाली बात हो गई, ठीक है। तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समझने वाला टाइम तो इतना ज़्यादा है नहीं, राइट, ठीक है। बट हाँ, अगर इनको प्रॉपर तरीके से कोई शॉर्ट वे में आपको चीज़ें समझा दे, है ना, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो या फिर फिजिक्स की हो, और उसके ऑब्जेक्टिव करा दे तो आपको काम बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बच्चा इधर वाला पार्ट, ठीक है, जो कि मैक्सिमम टाइम बच्चों के लिए मतलब नया ही रहने वाला है ना। इसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया आपके पास में, जनरल इशू एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ नोट्स अगर आपके पास प्रॉपर बने होंगे तो ये काम हो जाएगा, है ना। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये वाला पार्ट भी आप आराम से कर सकते हो दोस्त, ठीक है। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, ये भी ईजी है, ईजी टॉपिक है, ईजी पार्ट है, आराम से कवर हो जाता है ये सब्जेक्ट भी। उसके अलावा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, ये भी आसान ही है ना। बस कोई एक ऐसा सोर्स आप पकड़ लें कि वो आपको इन चीज़ों को समझा पाए प्रॉपर से, ठीक है। अगर इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर तरीके से करा दी जाए ना, तो ये दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन उस तरह का कोई मेंटर आपको मिलना चाहिए, या फिर कोई उस तरह का आपके पास कोई सोर्स हो, ठीक है, फ्री वाला हो या फिर पेड वाला हो, ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से इनको एक्सप्लेन कर दे, है ना। और बाद में था नेशनल ज्योग्राफी, तो इसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, राइट, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट आपको कवर अप करना है प्रॉपर तरीके से। अब देखो इसमें कोई आपको जो सेक्शन कट ऑफ होता है ना, वैसा कुछ दे नहीं रखा कि भाई आपको इसमें इतने मिनिमम लाना ही लाना है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर फिक्स नहीं कर रखा उन लोगों ने, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अभी तक कुछ बात नहीं बोली उन्होंने। तो आप देखोगे यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो क्वेश्चंस आपके पास है वो कितने हैं, कि टोटल मार्क्स हमारे पास कितने 200 है ना, क्वेश्चंस भी उतने ही हमारे पास में, लेकिन हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ कितने घंटे का है, 2.5 घंटे का हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है सिर्फ, है ना, ठीक है। तो बस अब आप इनको कहाँ से किस तरह से कवर कर सकते हो दोस्तों, तो पहली बात तो ये होगी कि इनके लिए या तो आपके पास कोई बुक हो पर्टिकुलर, जैसे अगर इन दोनों के लिए तो अगर आपको बता सकते हैं इन दोनों के लिए तो मेनली कि अड्डा की जो बुक हमारे पास है, ठीक है, एस रीजनिंग की, एस क्वांट की, वो इसके लिए ले सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें काफ़ी सारे भर भर दिए हुए हैं, है ना। हर टॉपिक के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा अगर आप सेल्फ से करना चाह रहे हो, ठीक। या फिर सबसे बेहतर ऑप्शन क्या आपके लिए क्या रहेगा कि एक डेडिकेटेड बैच आप ले लो, है ना, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के लिए प्रिपरेशन हमें करनी है। और अगर
एक रोड मैप आपके पास होगा प्रॉपर, कि यार एक पूरा स्टडी प्लान हो आपके पास, है ना, तो इनकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि फिर आप उसमें, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप हमारी बात नहीं करें, कोई भी अगर पेड बैच अगर ज्वाइन करते हैं आप, तो उनका ना एक पूरा स्टडी प्लान बना के रखते हैं कि यार इतने टाइम ड्यूरेशन में इनको ये चीज़ें करानी है अपने को, और ये चीज़ें करानी, क्योंकि जितनी भी फैकल्टीज़ होती है वो सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, वो जानते हैं कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं, है ना, और इनको किस तरह से कराना है आप सभी को, ठीक। तो खुद से पढ़ने में और किसी मेंटोर के साथ पढ़ने में अलग फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। लेकिन हाँ, मेंटोर के साथ जब पढ़ोगे आप लोग, तो साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करना ज़रूरी होगा। मान के चलिए, अगर आपकी फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहे कि 1 घंटे की क्लास है, तो कम से कम 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी पर देना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको रीडिंग करना ज़रूरी होता है। सामने से कोई समझाएगा वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे ना उसको 2 बार 3 बार 10 बार, ठीक है, तब तक वो बैठती नहीं कई बार, है ना। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होगी इसके अंदर भी, ठीक है। फिर बाद जो लास्ट वाली थिंग है दोस्तों आपके पास, वो है आपके पास कौन सा पेपर 3 वाला, है ना। लेकिन उसके पहले ज़रा इसको अगर देखें, तो ये सारा का सारा पार्ट आपके पास किस में दे रखा है, इसका पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट हो गया, और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहाँ पर ये सारा का सारा पार्ट आपका वही क्वांट वाला, कि सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना। सारा पार्ट ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये सारा का सारा पार्ट और ये रीजनिंग वाला जितना भी है, ये तो आपके दूसरे एग्जामिनेशन में भी काम आना है, ठीक है। हर एग्जामिनेशन में काम आएगा ये सारा पार्ट, तो इसको प्रॉपर तरीके से आप कवर कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन के थ्रू या फिर किसी पेड बैच के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये पूरा का पूरा देखो जनरल साइंस वाला पार्ट था, जिसके अंदर हमने आपसे कहा था कि जनरल साइंस के अंदर आपके पास क्या क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा बेसिकली ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ओके, और उसके अलावा बायोलॉजी हो गया, है ना। इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है इन्होंने कंप्यूटर और आईटी का भी डाल दिया है, ठीक है। ये सारा का सारा पार्ट जनरल साइंस का है। तो जनरल साइंस में मेनली तो वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, लेकिन जब इन्होंने डाल रखा तो कुछ हो सकता है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चन बन जाए इसमें, है ना, ठीक है। तो इन सबके आपको ऑब्जेक्टिव ही हेल्प करेंगे, वन लाइनर जो होते हैं मेनली वो ज़्यादा हेल्प करेंगे इसको प्रिपेयर करने में, है ना। और फिर इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट का तो काफ़ी सारा पार्ट दे रखा है, जो मैंने आपको बताया, तो वो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट से कवर अप होगा, ठीक है। वैसे ही फिर इन सभी का पार्ट भी है। एक लास्ट थिंग हमारे पास बचती किसकी, आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा, और इसके टोटल आपके पास 150 मार्क्स होंगे। 150 मार्क्स से 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एसे राइटिंग हो गया, प्रेसे राइटिंग हो गया, लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग हो गया। तो वैसे ज़्यादातर जो क्राउड है वो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी काफ़ी सारे हैं। सो इसको प्रिपेयर करने का तरीका यार सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आपकी रीडिंग, है ना। कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट पेपर अगर अच्छे से करने वाले हो, तो उसके लिए आपकी रीडिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी होगी। देखो न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ते हो तो उस पर थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वहाँ पर जो एडिटोरियल वाला पार्ट एक होता है ना, और एक जो बिजनेस वाला पार्ट होता है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा काम करता है ना। क्योंकि उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, बेसिकली पढ़ना है। जैसे एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ा, आपने पढ़ा, और उसको अपनी लैंग्वेज में ट्राई करो लिखने का, कि आप किस तरह कितना उसको लिख पा रहे हो अपनी लैंग्वेज में, क्या क्या लिख पा रहे हो मेनली उसके अंदर से, ठीक है। उससे फिर आपको धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि इसके अंदर ना डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपकी नॉलेज जो है वो मेन मैटर करेगी, और आप किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैटर करता है, क्लियर है। और ये तो आपका हर एग्जाम में काम आएगा, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। अगर पीओ का कोई एग्जामिनेशन देने वाले हो, या फिर ग्रेड बी का भी अगर दोगे, है ना, आप में से कुछ बच्चे देने वाले हैं, तो उनको तो डिस्क्रिप्टिव तो काम आने वाला है ना। तो नॉलेज अगर होगा ना तो लिख पाओगे यार, नॉलेज नहीं होगा तो फिर लिखना पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए रीडिंग ज़रूरी है इसके अंदर भी। तो एडिटोरियल, बिजनेस न्यूज़ वगैरह इसको थोड़ा सा आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहो, तो उससे क्या होगा, आपकी दो तीन चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। एक तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होगा आपके पास, दूसरा आपके पास में करंट अफेयर्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंग्लिश वाला पार्ट आपका काम बन जाएगा, है ना। तो एक तीर से काफ़ी सारे शिकार कर सकते हो इसमें, राइट। तो इसको तो कवर करने का तरीका एक वही रहेगा आपके पास में, है ना, कि यार हम अपनी रीडिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा काम करें, ठीक है, रीडिंग पर काम करें, और फिर उसके बाद में उसको जो हमने रीड किया है उसको लिखने की कोशिश करें। जब लिखोगे आप लोग तो कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, कुछ नहीं लिख पाओगे प्रॉपर तरीके से, फिर उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू करिएगा। अगर सेल्फ कर रहे हो तो खुद ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मतलब सेल्फ करोगे तब भी आपके पास वाईटी चैनल होता है, वाईटी प्लेटफॉर्म होता है, कि वहाँ पर भी सर्च करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। काफ़ी सारी फैकल्टीज, टीचर्स आपको बता देते हैं कि भाई किस किस तरह से आपको इन पर काम करना होता है, ओके। और अगर कोई पेड बेच लेते हो तो वहाँ तो आपको डेडिकेटेड मेंटोर मिलेगा, डेडिकेटेड फैकल्टी मिलेगी, जो आपको गाइड करेगी कि भाई आप किस तरह से इस पर अपना काम
इस पर अपना हाथ जो है मेनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही है। बाकी तो फिर अगर पेपर 3 के अंदर जाओगे तो यही सारे क्वेश्चन है कि भाई जो ऐसे राइटिंग है इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में, प्रेशर राइटिंग का 1 क्वेश्चन रहेगा, लेटर ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग का 1 क्वेश्चन रहेगा आपके पास में, है ना। और जो सीपीटी वाला पार्ट है ये तो सिर्फ आपके जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उन्हीं के लिए है मेनली, है ना। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा शुरुआत से काम करते चलेगा इसके ऊपर भी, है ना, क्योंकि पता चले लास्ट में जाके फिर हमसे ये चीज़ हो नहीं रही है ना, तो इसलिए इस पर भी थोड़ा सा आपको काम करना ज़रूरी होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, है ना। बाकी आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो बस मेन मोटिव इतना ही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसको अगर आप खुद से लग रहा है कि मैं कवर अप कर पाऊंगा बेसिकली, है ना, अगर कोई बैंकिंग एस्पायरेंट है तो उनके लिए तो चीज़ें पॉसिबल है नहीं एक तरह से देखा जाए तो, है ना, क्योंकि और अगर आप किसी मतलब क्लर्क या फिर पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होगी इसके अंदर, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो कर सकता हूँ तो फिर लग जाइएगा प्रिपरेशन में, है ना। लेकिन पहले रियलिटी देख लेना एक बार कि यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एसएससी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो मतलब बोल सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यार वो तो किसी भी तरह से, क्योंकि उनने चीज़ें पढ़ रखी पहले से, है ना, अभी वो जानते हैं कि इसको किस किस तरह से हमें कट करना है, कौन सा पोर्शन इसमें इंपॉर्टेंट है ना, और किस तरह से अपने को कवर करना है, तो वो चीज़ें उनके लिए तो सही रहेगी। यूपीएससी एमपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो क्या ही बोले, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है वो, ये तो ठीक है, वो भी इसको कर सकते हैं आराम से। और बाकी जो बच्चों को लग रहा है जैसे ग्रेड बी वाले जो बच्चे हैं उनको भी लग रहा है कि सर मैं भी एग्जाम को निकाल सकता हूँ, मुझे थोड़ा पार्ट कवर करना है इसके अंदर, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। लेकिन सेल्फ करोगे यार तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, है ना, बोले थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर होगा इसमें सेल्फ करने में। तो आपके लिए अगर कोई डेडिकेटेड, देखो हमने इसके लिए क्या कर रखा है, एक डेडिकेटेड बैच प्लान कर रखा है ना, CSIR का। देखो ये आपके ऊपर है ना, लेना है या फिर नहीं लेना, पहले अपना डिसीजन लो कि इस एग्जाम में अपेयर करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि नो डाउट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पोस्ट अच्छी है, पर सिलेबस अब पूरा देख लो एक बार। और प्रीवियस ईयर से के पेपर से खैर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, कट ऑफ से फर्क पड़ने वाला है। वो तो इस बार चीज़ें डिसाइड होगी कि इस बार का पेपर किस तरह से बनेगा, इस बार के क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से करेंगे, क्योंकि 10 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। वो जो लोग थे वहाँ पे वो भी सारे रिटायर्ड हो चुके होंगे, कुछ नए लोगों की एंट्री हो चुकी होगी वहाँ पर भी, तो नए लोग फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो सारी की सारी चीज़ें एकदम से नई है, वो तो फ्रेश ही मान के चलो इसको ऐसे। ठीक है, तो ये बैच हमने लॉन्च किया अपना, जिसके अंदर सारे हर सब्जेक्ट की इसमें डेडिकेटेड फैकल्टी आपको मिलने वाली है। सारे, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट कोई दो दो एक ही फैकल्टी 2-3-4 सब्जेक्ट पढ़ा रही है, ऐसा नहीं होगा, हर फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट की है, सारी फैकल्टी इसमें। ठीक है, जिसमें आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों की प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर वे में कराई जाएगी। क्लियर, ये जो बैच है आपका ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 22 दिसंबर से बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है बिल्कुल इसमें एनरोल करिएगा, राइट, इस रेफरल कोड के थ्रू, इस रेफरल कोड के थ्रू जो कि Y710 है, इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, और विथ डबल वैलिडिटी, अभी तो डबल वैलिडिटी भी चल रही है ना। तो किस तरह से एनरोल करना है एक बार जरा दिखा देते हैं आपको। तो यार देखो, सबसे पहले आप लोग जाओगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, इस तरह से आपने जाना है, अड्डा 247 लिखा, और पहली लिंक पर क्लिक कर लेना। जब पहली लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, है ना। इसको थोड़ा ना स्क्रॉल डाउन करना, इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना हल्का हल्का सा, और यहाँ पर आपको नजर आएगा CSIR। क्या नजर आएगा? CSIR। इस पर क्लिक कर ले, इस पर एक क्लिक किया, ठीक है, तो ये आपको बैच नजर आएगा CSIR ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ठीक है, जो कि 22 दिसंबर से स्टार्ट हो गया बैच। आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। पहले ही बता दिया है कि भाई जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जिनको लग रहा है कि वो इस एग्जाम में अपेयर करे, करना चाहिए, तो बिल्कुल करिएगा आप लोग, है ना। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। जाना बाय नाउ पर, और बाय नाउ पर जाने के बाद एक रेफरल कोड जो कि Y710 होगा आपका, ठीक है, Y710 का, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देख पाओगे कि ये जो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो बैच है, CSIR का बैच, ये आपको इतने रुपए में 9 मंथ के लिए मिल रहा है दोस्तों, 3679.77 रुपीज़ में, विथ डबल 78% का डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी आज तो, ठीक है। तो इतनी बातों का ध्यान रखें आप लोग, ठीक। तो जो कोई बच्चा इंटरेस्टेड है बिल्कुल आपको इसके लिए जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।